हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को व्हीट स्टोन सेतु जो है, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके बारे में बता रहा हूँ। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मीटर सेतु, मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको पहले चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो टॉपिक अपना चल रहा है, व्हीट स्टोन सेतु, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस साल 3 नंबर के लिए ये आ सकता है। और मीटर ब्रिज जो है वो भी 3 नंबर के अंदर आ सकता है। अब इस टॉपिक की जो औकात है ना, वो थोड़ी बड़ी है। मैंने इसके नोट्स पहले ही लिख लिए, मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये देखो, ये है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, और ये है इसका डेरिवेशन। और चित्र मैं अभी आपके सामने बना दूंगा जब आपको सिखाऊंगा जब, ठीक है। और ये है बच्चों मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। ज़िंदगी में ऐसी लैंग्वेज कभी लिखी नहीं होगी आप लोगों ने एग्जाम में, लेकिन इस बार लिखनी है। ये है मीटर ब्रिज, मीटर सेतु की लैंग्वेज, ठीक है। और ये है इसका कंप्लीट डेरिवेशन और जो भी कंप्लीट चीज़ें हैं उसके बारे में एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, दो साइड से। और ये है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो इस टॉपिक की जो है औकात बड़ी है, थ्योरी ज़्यादा है, और मैं आपको एक एक शब्द से शब्द मिला के और ऐसा याद करवाऊंगा कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। हाँ, जोर लगेगा आपको इसको याद करने में, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है बेटा, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। और दोनों ही क्वेश्चन ब्रांडेड क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, और मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। तो मेरे को सिर्फ समझाना बाकी है, बाकी नोट्स मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। अगर किसी को ना मिले तो मेरे से ले लेना आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ, पूरा का पूरा 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 प्रोसेस याद करवा देता हूँ क्या चीज़ है जो। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन सेतु। ये कई लोगों को आता होगा, लेकिन ये आप, मेरी गारंटी, आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों। एज इट इज किताब की भाषा, लैंग्वेज याद करवा रहा हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज, सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और इस पर आधारित जो युक्ति है, जो डिवाइस है, वो है मीटर सेतु। कौन सी है? मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। कहने का मतलब व्हीट स्टोन सेतु एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो और मीटर सेतु एक उपकरण है, डिवाइस है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा विभव प्रवणता, कल पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये भी एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और इस पर जो वर्क करती है युक्ति, जो डिवाइस वर्क करती है, वो है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। कौन सी है? पोटेंशियोमीटर। तो कहने का मतलब पहला प्रश्न तो ये बन गया, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो वो करता है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। कई बार क्वेश्चन ये छपता है कि मीटर सेतु के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिए। तो कहने का मतलब है मीटर सेतु को एक्सप्लेन नहीं करना है, मीटर ब्रिज को एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें व्हीट स्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करना है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पहचानना कि क्या है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मीटर सेतु के अंदर जो तार लगा रहता है वो 1 मीटर लंबा लगा रहता है। कितना मीटर लंबा होता है? 1 मीटर लंबा। और विभव मापी के अंदर, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो तार लगा रहता है वो 10 मीटर लंबा होता है, 10 मीटर्स। और सर्किट के अंदर इसका जो वायर होगा उसको अपन AC से डिनोट करेंगे। मतलब ये AC, वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, वो AC तार का नाम है। और इसमें जो वायर होगा वो होगा AB। ये याद रखें आप लोग, ठीक है। विभव मापी में, पोटेंशियोमीटर में सारे के सारे वायर्स का नाम क्या रखेंगे? AB। जहाँ भी AB लिखा वो 10 मीटर का है, विभव मापी में, पोटेंशियोमीटर में। और मीटर सेतु में तार कितना होगा? मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा होगा, उसका नाम होगा AC। अब बात आती है कि इन दोनों का ही जो तार बना रहता है वो किसका बना रहता है, ये प्रश्न पूछा जाता है अलग से। तो ये जो तार बना रहता है वो बना रहता है क्या तो कॉन्स्टेंटन, या फिर मैग्नीन, या फिर यूरेका। इन तीनों में से किसी एक का बना रहता है, याद रखना। कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन की स्पेलिंग ये है कॉन्स्टेंट, और पीछे AN लगा देना। मैग्नीन, MANG,
ANIN, और यूरेका EUREKA, यूरेका। कॉन्स्टेंटन की स्पेलिंग क्या है? कॉन्स्टेंट लिख के आगे एन लगा देना। मैग्नीन में मैंगो की स्पेलिंग लिख देना, ओ हटा के ANIN, और यूरेका की स्पेलिंग ये रही आपके सामने। इन तीनों में से किसी एक मिश्र धातु का या अलॉय का बना होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब एक विशेष प्रश्न हमारे यहाँ लैंग्वेज में आएगा कि इसकी सुग्राहिता के लिए क्या करते हैं, यानी इसकी सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं। एक प्रश्न इसका आएगा कि इसकी सुग्राहिता के लिए क्या करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं। एक प्रश्न आएगा इसकी सुग्राहिता के लिए क्या करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं। और इसकी सेंसिटिविटी का क्वेश्चन इसी साल 1 नंबर के अंदर आया था बोर्ड के अंदर। अब रही बात व्हीटस्टोन सेतु में शुरू करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, ये आज के दोनों वीडियो को आप 5-5 बार देख लेना, क्योंकि नया टॉपिक है सबके लिए। अगर पढ़ भी रखा है तो भी आपको मजा आएगा। मैं तो आपको कंप्लीट डिटेल याद करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप व्हीटस्टोन की सिर्फ परिभाषा लिख देवें, डेफिनेशन लिख देवें जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, और इसका सर्किट बना के और सीधा डेरिवेशन कर देवें, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या है हेडिंग हमारी? व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। अपने अपने भगवान का नाम ले लो, ऐसा याद करवाऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। सबसे पहली बात, ये व्हीटस्टोन सेतु ये जो दिया किसने? ये दिया था इंग्लैंड का था, ये इंग्लैंड का, ठीक है। और इंग्लैंड का ये वैज्ञानिक प्रोफेसर था। ये क्या था? इंग्लैंड का वैज्ञानिक प्रोफेसर, मतलब साइंटिस्ट भी था और प्रोफेसर भी था, यानी टीचर था। और इसका पूरा नाम था CF व्हीटस्टोन, इसने दिया, ठीक है, ठीक है। इसने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिए, 4 तो रेजिस्टेंस लिए, एक सेल लिया, याद रखना बैटरी नहीं ली, सेल लिया, और वो सेल था लेक्लांसे सेल। कौन सा सेल? लेक्लांसी सेल। और एक लिया धारामापी, यानी कि गैल्वेनोमीटर, और इनसे एक विशेष परिपथ तैयार किया, एक स्पेशल सर्किट बनाया, और उस सर्किट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और उन 4 प्रतिरोधों को उसने एक चतुर्भुज के यानी कोऑर्डिनेटर की फॉर्म में जमाया। और अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू केवल कब ज्ञात कर सकते हैं? जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो, यानी ब्रिज किस कंडीशन में हो? बैलेंस कंडीशन के अंदर। सेतु जो अगर कोई भी ब्रिज है यानी पुलिया बना हुआ है, वो संतुलन में होगा, यानी पानी जो है वो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, यानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ये सामान्य भाषा। तो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु इस साल छपेगा, मैं कह देता हूँ तुम लोगों को। क्यों छपेगा? क्योंकि एक सरल टॉपिक है। मैं तो आपको कंप्लीट भाषा, चित्र, परिपथ, डेरिवेशन सब करवा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं याद होता है तो सिर्फ परिपथ और डेरिवेशन कर लेना। एक इसकी सुग्राहिता जो है, वो सेंसिटिविटी जो है, उसका जरूर जरूर ध्यान रखें, अलग से क्वेश्चन आता है, अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी बता देता हूँ आगे क्या बताता हूँ। सबको पता है इसमें 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, 4 रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए हम लोग इस संतुलन बिंदु की सुग्राहिता के लिए, सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं? ये करते हैं कि ये जो 4 प्रतिरोध जो होते हैं, 4 रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही रेंज के होने चाहिए। ये इसकी सुग्राहिता के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया कि याद रखना व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन बिंदु की सुग्राहिता के लिए 4 प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। लिख लेना, इसको याद कर लेना
कि व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, अविक्षेप की अवस्था, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी के लिए चारों रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं वो सेम रेंज के और सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 10 ओम, एक 20 ओम और एक 200 ओम, एक 300 ओम, ऐसा नहीं। चारों लगभग 10, 20, 30, 40 ऐसे, 2, 4, 6, 8 ऐसा, यानी एक ही रेंज के होने चाहिए। ये मैंने नोट्स के अंदर अलग से लिख दिया है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पर। ये व्हीट स्टोन सेतु में संतुलन बिंदु की सुग्राह्यता के लिए चारों भुजाओं में प्रयुक्त प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। ऑल फोर रेजिस्टेंस यूज्ड इन फोर साइड्स should be of equal range for the sensitivity of null deflection या बैलेंसिंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग से प्रश्न छप जाएगा बच्चों, याद रखना। व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राह्यता के लिए क्या करते हैं कि चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। इस साल पूछा था मीटर सेतु की सुग्राह्यता के लिए, दूसरा प्रश्न पूछा था बोर्ड में 1 नंबर का, तो इस साल इसका आ सकता है। ठीक है, क्या करते हैं भाई, सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु तो किसने दिया था, ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीट स्टोन ने इसको बनाया। क्या क्या उन्होंने, 4 प्रतिरोध, एक सेल, कौन सा सेल, लेक्लांसी सेल, ना कि बैटरी, और एक धारामापी, यानी कि 4 रेजिस्टेंस, 1 सेल एंड 1 गैल्वेनोमीटर एंड विच सेल, लेक्लांसी सेल। इनसे एक स्पेशल सर्किट तैयार किया, एक विशेष परिपथ तैयार किया। उसमें अपन लोग संतुलन की अवस्था में, यानी बैलेंस कंडीशन में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और सुग्राह्यता के लिए क्या करते हैं बच्चों, चारों प्रतिरोध जो है वो एक ही कोटि के होने चाहिए। ऑल फोर रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ सेम रेंज, वैल्यू नहीं हो, सेम रेंज, समान मान के नहीं होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि लगभग बराबर होने चाहिए मान, उनके कोटि एक ही होनी चाहिए, रेंज एक ही होनी चाहिए। अब इसकी परिभाषा क्या है व्हीट स्टोन सेतु की, तो ध्यान से सुनना बच्चों कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारामापी से एक विशेष परिपथ तैयार किया, जिसकी सहायता से संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस परिपथ को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। क्या है, इंग्लैंड साइंटिस्ट या इंग्लिश साइंटिस्ट प्रोफेसर C.F. व्हीट स्टोन मेड अ स्पेशल सर्किट by using 4 resistances, 1 cell and 1 galvanometer in which under balance condition we can find the value of unknown resistance. It is called व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन सेतु की परिभाषा है बच्चों। और एक लाइन और लिखनी है कि इसके अंदर हम लोग चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज में लगाते हैं, कोऑर्डिनेटर फॉर्म में लगाते हैं, काजू की कतली आती है ना, उस शेप में लगाते हैं। तो 4 प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन, 4 प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजीय संयोजन जिसकी सहायता से संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, उसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इन द कोऑर्डिनेटर फॉर्म ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज इन विच अंडर बैलेंस कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये SP वाली की परिभाषा है, और पहले जो बोली वो किताब की परिभाषा है। तो इस हिसाब से हमारे व्हीट स्टोन सेतु का पहला पैराग्राफ तैयार हो गया। मैं जूम आउट करता हूँ स्क्रीन को, मजा आया होगा लोगों को। सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ कि व्हीट स्टोन सेतु कहते किसको है, तो और आप किताब मैच करना, ये कि ये भाषा लिखी हुई है बच्चों, आपको मजा आ जाएगा एकदम से। ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक सेल, एक धारामापी को परस्पर जोड़कर एक विशेष परिपथ तैयार किया, जिसकी सहायता से संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। अतः चारों प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुज संयोजन जिसमें संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। यानी कि इंग्लैंड साइंटिस्ट C.F. व्हीट स्टोन मेड अ स्पेशल सर्किट by using 4 resistances, 1 cell and 1 galvanometer by which we can find the value of unknown resistance in balanced condition is called Wheatstone bridge, and the quadrilateral combination of 4 resistances by which we can find the value of unknown resistance in balanced condition is called Wheatstone bridge। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ये थी व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा। अब इसमें जो 4 प्रतिरोध जो होते हैं
4 रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा और चौथा इधर होगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा P होगा, याद रखना। इधर वाला हमेशा Q होगा, इधर वाला R होगा और इधर वाला S होगा। यही रूल है। अगर न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर R लिख देता है, यहाँ कुछ और लिख देता है, यहाँ कुछ और लिख देता है, यहाँ कुछ और लिख देता है, तो भी कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसमें गड़बड़ मत करना। मैंने देखे हैं कई जगह इनको उल्टा कर देते हैं। जी नहीं, ऐसे ही होगा। ये ये 1 2 3 4। और इसका जो सूत्र है व्हीटस्टोन सेतु का वो है P/Q बराबर R/S। न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान रखना है, चाहे तो यहाँ R लिख दे, यहाँ कुछ भी लिख दे। आप R मान लो RS, इधर P लिख दिया, इधर Q लिख दिया, तो आपको तो ये ध्यान रखना है ये बटा ये इज इक्वल टू ये बटा ये। समझ गए? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस न्यूमेरिकल के लिए। समझ गए? इनमें से 3 का मान हमें पता होता है, P, Q और R का। तो S अज्ञात होता है, S अननोन होता है, तो ऑटोमेटिकली 3 की वैल्यू पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वज्र गुणा करके हम लोग चौथे का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अब इसका सर्किट की बारी आती है कि इसके सर्किट के अंदर क्या नाटक है। जो इसका सर्किट आपको एकदम काजू कतली जैसा बनाना है स्केल की सहायता से। फिलहाल मेरे पास में स्केल मिल नहीं रही है तो मैं चांदी का यूज करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर है, स्क्रीन जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पर लाइन नहीं खींचनी, सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं। कहाँ पर? इस कोने में और इस कोने में। और इसकी जो डिस्टेंस आपको लेनी है वो लिए 8 सेंटीमीटर। ये जो लाइन बनानी है वो आपको बनानी है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इनका मिड पॉइंट आ जाएगा 4 के ऊपर। लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ 3 पॉइंट लेने हैं, समझ गए ना। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर के पॉइंट लेने हैं, एक इधर एक इधर और बीच में 4 पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। समझ गए? ये 3 पॉइंट लिए हैं मैंने ताकि डायग्राम एकदम सिमेट्रिक दिखेगा, अच्छा दिखेगा। फिर स्केल को तिरछा कर देना यहाँ पर, ठीक है। और फिर से आप लोग यहाँ से 4-4 सेंटीमीटर का गैप ले लेना, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे। इस टाइप से। और इनके बीच में हम लगा देंगे रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा। इससे डायग्राम सिमेट्रिक बनेगा, अच्छा दिखने में अच्छा बनेगा, ठीक है। और चौथा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। अभी तक कितनी स्कूलों में ये पढ़ा दिया होगा और मुझे पता है ऐसा चित्र बिल्कुल नहीं बनाया होगा। वो साले गंदे लोग पता नहीं कैसा गंदा सा सुगला सा चित्र बनाते हैं सब लोग। थोड़ा सा दिमाग का यूज करके अच्छा चित्र बना देंगे। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस। इससे आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, सिमेट्रिक लगता है डायग्राम, और कुछ नहीं। हमेशा ये बिंदु पॉइंट ए होगा, हमेशा ये बी होगा, हमेशा ये सी होगा और हमेशा ये डी होगा। ये रेजिस्टेंस पी, ये क्यू, ये वाला आर और ये वाला एस, ठीक है। और यहाँ पर ए बिंदु और सी बिंदु जो है, ए और सी, इनके बीच में हमको लगा देनी है बैटरी, है ना। नहीं, सेल लगाना है, सेल। क्या लगाना है? सेल। हर लाइन को स्केल से बनाना है, इवन बैटरी तक को आप स्केल से बनाएं, एकदम मस्त लगना चाहिए डायग्राम। और यहाँ पर एक की लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग कुंजी लगा देंगे, एकदम लगना चाहिए चित्र बनाया है भाई वास्तव में। ठीक है। बैटरी के नीचे ई, इसके नीचे के और 1, क्योंकि अभी एक कुंजी और लगाऊंगा, एक की और लगाऊंगा। सिमेट्रिक लगना चाहिए डायग्राम, बस, और कुछ नहीं है। आप लोगों ने अभी तक जो बनाएंगे वो आधे तिरछे बनाए होंगे, छोटा सा बनाया होगा एकदम गंदा सा।
अब यहाँ पर B और D के बीच में, कहाँ पर, B और D के बीच में एक धारामापी लगेगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर लगेगा, और एक कुंजी और लगाएंगे, एक स्विच और लगाएंगे। तो ये लग गया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, धारामापी, और यहाँ एक स्विच और लग जाएगा, कुंजी और लग जाएगी, K2 की लग जाएगी यहाँ पर। ये सर्किट बच्चों कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कितना प्यारा लग रहा है चित्र, देखो आप लोग। अब आती है बात करंट की, विद्युत धारा की दिशा की। तो मैं यहाँ पे आपको रफ के अंदर एक चित्र बना के इसकी दिशा का सारा लफड़ा ख़त्म कर देता हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया डायग्राम रफ, ऐसे रफ बना रहा हूँ मैं। यहाँ से मान लीजिए जितनी करंट, मान लो 100 रुपये, 100 लोग इधर से गए, 100 में से 60 इधर चले गए, तो इधर कितने जाएंगे बताओ। यहाँ मान लीजिए 100 लोग अंदर घुसे, 100 में से 60 इधर गए, तो इधर कितने जाएंगे, 40 जाएंगे। उन 60 में से भी 20 लोग इधर आ गए, नीचे की तरफ आ गए, तो इधर कितने जाएंगे भाई। 100 टोटल गए, उसमें 60 इधर चले गए, तो इधर कितने आएंगे, 40। फिर इस ये जो 60 यहाँ पहुँच गए थे, उन 60 में से 20 लोग इधर चले गए, तो यहाँ कितने जाएंगे, 40। अब ये जो 20 इधर से आए और 40 इधर से आए, ये जुड़ के इस रास्ते पे कितने जाएंगे, 60, और यहाँ वापस 40 और 60 कितने हो गए, 100। इस टाइप से रूल लगा के हम लोग करंट लगाएंगे। तो देखना इधर कैसे, कि यहाँ से टोटल करंट गई I, उसमें से इधर करंट चली गई I1 और इधर चली गई I2, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2। और ये करंट I1 जो यहाँ पे पहुँची वो इधर चली जाएगी IG। IG का मतलब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर करंट, यानी कि धारामापी में जो धारा जा रही है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है ना, वो वाली। तो इधर कितनी आएगी बताओ मुझे। अभी जो एग्जांपल दिया था इसमें से इसको माइनस किया था, यानी I1 माइनस IG। इस वाले वायर में करंट कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। अब IG इधर आई और ये I2 इधर आई, तो ये दोनों इस वायर के अंदर जुड़ जाएगी, I2 प्लस IG। आया समझ में। एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये ऐसे, यहाँ से करंट गई I, इधर I1 और इधर I2। ये I1 जो यहाँ पे गई उसमें से कुछ भाग इधर चला गया होगा, चला गया IG का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। तो इसमें कितनी जाएगी, ये आई थी, उसमें से IG इधर चली गई, तो इधर कौन सी बची है, I1 माइनस IG बची है कि नहीं बची है। और इस वाले वायर के अंदर ये आ रही है IG और ये आ रही है I2, तो I2 प्लस IG दोनों जुड़ जाएगी इधर इधर। और यहाँ अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो I1 प्लस I2 बराबर I हो जाएगा वापस। आया समझ में। तो इस मेन सर्किट के अंदर मैं डायरेक्शंस लगा देता हूँ करंट की। कुल जो विद्युत धारा है वो है टोटल करंट I, उसमें से I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, फिर इस वाले में चली गई IG, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। कितनी जाएगी, I1 माइनस IG। फिर ये IG नीचे आई और ये I2 इधर आई, ये इस साइड में जाएगी तो दोनों जुड़ जाएगी, I2 प्लस IG। और यहाँ से वापस बाहर चली जाएगी I करंट, इस टाइप से। ये सर्किट एकदम कंप्लीट हो गया, एक शब्द का भी फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इस सर्किट के भाषा की, इस सर्किट की लैंग्वेज, परिपथ व्यवस्था, सर्किट अरेंजमेंट। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु के लिए सुग्राह्यता के लिए क्या करते हैं, चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में सेंसिटिविटी के लिए क्या करते हैं, 4 रेजिस्टेंस जो है ये 4 के 4 रेजिस्टेंस सेम रेंज के होने चाहिए। अब यहाँ पर इस सर्किट की भाषा सुनना तुम लोग, ये P और Q जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और R और S भी परस्पर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ये श्रेणी और ये श्रेणी, यानी ये सीरीज और ये सीरीज आपस में किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग की भाषा यह आएगी कि प्रतिरोध P तथा प्रतिरोध Q परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा प्रतिरोध R तथा प्रतिरोध S
भी परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और दोनों श्रेणी क्रम आपस में किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मीन्स रेजिस्टेंस P और रेजिस्टेंस Q जो है वो किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, और रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस S जो है वो भी किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, और ऊपर वाला सीरीज और नीचे वाला सीरीज आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर बिंदु A और बिंदु C यानी पॉइंट A और पॉइंट C, इनके बीच में हमने एक सेल लगाया, लेग्रांज सेल, जिसका विद्युत वाहक बल E है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, और एक वन वे की लगाई हमने, एक मार्गी कुंजी लगाई हमने यहाँ पे K1, ठीक है। और बिंदु B और बिंदु D के बीच में एक धारामापी लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, और एक कुंजी K2 यानी कि की K2 हमने जोड़ दी है यहाँ पे। ये हो गई इसकी परिपथ व्यवस्था। क्या है कि और ये आप लिखो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट सर्किट बना के सीधा डेरिवेशन भी कर सकते हो तो भी पूरे नंबर है, लेकिन मेरी सलाह यही है अगर आप अच्छे बच्चे हो तो पूरा छापना है और किताब उठा के देखना। पहले मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर किताब उठा के देखना कि अरे सर ने तो पूरी किताब याद करवा दी, ठीक है। और आज मैंने नोट्स इसके पहले ही तैयार कर लिए, क्योंकि ये थ्योरी टॉपिक है ना, तो साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो अभी 1.5 घंटे का चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा ये पूरा। क्या है कि प्रतिरोध, सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं किसको है, और वीडियो को रिवाइंड कर करके आज देख लेना, पहले कंप्लीट कर देख लो फिर वापस से देख लेना। किसे कहते हैं भाई व्हीटस्टोन सेतु, ये छपेगा इस साल, मैं कह रहा हूँ, तुम बात ही नहीं मान रहे हो मेरी, ठीक है। किसे कहते हैं भाई व्हीटस्टोन सेतु, कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है भाई, 2018 में आखिरी बार आया था 2 नंबर में। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने, अगर सन भी याद करना है ईयर तो वो भी किताब में लिखा हुआ, मुझे याद नहीं, तुम लोग याद कर लेना। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध, एक धारामापी, ये देखो ये 4 प्रतिरोध, एक धारामापी और एक सेल की सहायता से एक विशेष परिपथ तैयार किया। मीन्स 4 रेजिस्टेंसेज और 1 गैल्वेनोमीटर एंड 1 सेल से, ना कि बैटरी, गलती से भी ये शब्द नहीं आना चाहिए, बैटरी, सेल आना चाहिए। एक स्पेशल सर्किट तैयार किया जिससे हम लोग बैलेंस कंडीशन में इस सेतु की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब हो गया कि इस बीच में B से D में कोई धारा नहीं बहनी चाहिए, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, यानी IG का वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं होगी, वो एक स्पेशल कंडीशन में होगी। तो ये संतुलन की अवस्था में हमें अज्ञात प्रतिरोध, ये है अज्ञात प्रतिरोध S, अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन से। तो यानी 4 प्रतिरोधों का ऐसा चतुर्भुजी संयोजन जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, यानी कोऑर्डिनेटर फॉर्म ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अंडर बैलेंस कंडीशन, इट्स कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब उसके बाद में प्रतिरोध P और Q परस्पर श्रेणी में, R और S भी श्रेणी में, और दोनों श्रेणी परस्पर समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। P और Q सीरीज में, R और S भी सीरीज में, और ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। A और C पॉइंट के बीच में हमने एक सेल लगा दिया जिसका EMF E है, और एक की लगा दी, K1 कुंजी लगा दी। B और D के बीच में एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और एक कुंजी K2 और लगा दी, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब 4 लाइन हो रहेगी, इस P भुजा और इस Q भुजा को, यानी साइड P और साइड Q, इसको कहते हैं अनुपातिक भुजा। अनुपातिक भुजा यानी कि रेशियो साइड, इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है P और Q का, P और Q का जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए भुजा P और भुजा Q को क्या कहते हैं, आनुपातिक भुजा, रेशियो साइड। इस भुजा को A से लेके D तक को, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने AB और BC नाम नहीं दिया, आपने तो P और Q बोला, और यहाँ पर आप AD बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन ये इंटरचेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए भुजा P और भुजा Q यानी साइड P और साइड Q, इसको तो कहते हैं आनुपातिक भुजा, रेशियो साइड। इस भुजा AD को क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा। इस AD को कहते हैं नॉन साइड, क्योंकि R की वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। मीटर ब्रिज में हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, यानी इसको कहते हैं ज्ञात भुजा AD को, नॉन साइड। और इस CD साइड को, DC साइड को या CD साइड को कहते हैं अज्ञात भुजा, अननोन साइड, क्योंकि इस S की वैल्यू हमें पता नहीं है। ये जो भुजा है A से लेकर C तक, A से लेकर C तक, इसको कहते हैं सेल भुजा या सेल साइड, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है।
और बी से लेकर डी तक जो भुजा है BD, साइड BD, इसको कहते हैं धारामापी भुजा, गैल्वेनोमीटर साइड, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। ये भाषा अब आप लोग बोर्ड वाली किताब से पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा कि सर आपने तो पूरी भाषा एक शब्द टू शब्द याद करवा दी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु परिभाषा आपको समझ में आ गई, वीडियो को वापस से देख लेना। ये दोनों श्रेणी सीरीज आपस में वापस समांतर यानी वापस पैरेलल हो जाएगा। फिर P और Q को कहते हैं अनुपातिक भुजा, P और Q को रेशियो साइड। इस AD को कहते हैं ज्ञात भुजा, AD को नॉन साइड। CD को हम लोग कहते हैं अज्ञात भुजा, अननोन साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। AC भुजा को कहते हैं सेल भुजा, सेल साइड। और BD भुजा को कहते हैं धारामापी भुजा या गैल्वेनोमीटर साइड। अब मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ कि ये भाषा ये की है। ये पेज पूरा मैंने आपको याद करवा दिया, पूरा का पूरा। वीडियो को बढ़िया पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले और रीडिंग करना चालू करो आराम से। वीडियो को पॉज, और वैसे नोट्स भी मैंने आपको भेजे। ये पहला पेज कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला, ये पार्ट के पीछे अलग से अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध का केवल सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी कि बैलेंस कंडीशन में जो पोजीशन होगी, बैलेंस पोजीशन, उसके लिए ओनली फॉर्मूला लिखना है व्हीटस्टोन के लिए। चैप्टर के पीछे अलग से क्वेश्चन है। सुग्राहिता बताई दी आपको मैंने, सेंसिटिविटी, चारों की रेंज सेम होनी चाहिए। ये परिपथ व्यवस्था, सर्किट अरेंजमेंट, और ये ऊपर इसकी डेफिनेशन परिभाषा। आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, आराम से ऐसा करो, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। और ढंग से पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना। और आपको मैंने पूरा पेज याद करवाया है। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो बच्चों, इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में दो तरीके से किया हुआ है। एक तो किया हुआ है नॉर्मल तरीके से, और एक किया गया है किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के लॉ से। ठीक है, तो हमें बोर्ड के एग्जाम में इसको किरचॉफ के नियम से ही करना है, किरचॉफ लॉ से ही करना है। चाहे वो सीधा सवाल पूछे कि किरचॉफ लॉ से करो तो भी किरचॉफ लॉ से ही करना है, और अगर वो कहता है कि नहीं ऐसे ही करो तो भी किरचॉफ के नियम से ही करना है, किरचॉफ लॉ से ही करना है। और डेरिवेशन 4 लाइन का है। अगर आप लोगों को इतनी थ्योरी याद करने में नहीं आती है समझ में, तो सबसे अच्छा आसान काम है परिभाषा लिख के, डेफिनेशन लिख के, ये सर्किट बना के और सीधा डेरिवेशन कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका करता हूँ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए सबको पता है यहाँ पे 2 लूप दिख रहे हैं। पहला लूप ये रहा, दूसरा लूप ये रहा। पहला लूप ये रहा ABDA, कौन सा लूप, ABDA। और दूसरा लूप ये वाला BCDB, BCDB। तो पहला लूप कौन सा है, ABDA, ABDA में मीन्स इन लूप ABDA, जो कल रूल बताया था ना, वही रूल लगाना है आपको। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस। और जो धारामापी जो है गैल्वेनोमीटर जो है, इसका जो प्रतिरोध है वो है G, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है G, याद रखना। तो सबसे पहले A से B जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, A से B। तो A से B में प्रतिरोध कौन सा है, V बराबर IR होता है। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, P। भाई सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला V बराबर IR होता है, लेकिन ये R की जगह P है रेजिस्टेंस। इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1, यानी कि I1P। अब बताइए मुझे ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ A से B और करंट भी जा रही है A से B। देखो आप लोग, कल ही मैंने आपको ये बताया था। अब उसके बाद में अपन को चलना है B से D। तो B से D यहाँ पर, तो B से D में धारा कौन सी है, करंट कौन सी है, IG। और यहाँ प्रतिरोध कौन सा है, रेजिस्टेंस G। याद रखना यहाँ पर धारामापी का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। अब ये प्लस का या माइनस का, ये भी प्लस का। क्यों भाई, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ B से D और करंट भी जा रही है B से D। अब बात करते हैं D से A। तो D से A में करंट कौन सी है, I2। रेजिस्टेंस कौन सा है, R। प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि मैं जा रहा हूँ D से A और करंट आ रही है A से D। भाई मैं जा रहा हूँ D से A, करंट आ रही है A से D, और इसे हो गया लूप पूरा। तो इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। कैसे लगाया लूप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो A से B I1P प्लस का, क्योंकि मैं भी इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रही है, फिर इधर IGG क्योंकि इधर प्लस,
और ये माइनस, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ, करंट इधर आ रही है, I2R बराबर 0। अब दूसरा लूप कौन सा लग रहा है यहाँ पर, BCDB, ये रहा BCDB। तो सबसे पहले B से C में V बराबर IR, तो करंट कौन सी है, I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस कौन सा है, Q, प्लस का या माइनस का, प्लस का। क्यों, क्योंकि मैं भी B से C जा रहा हूँ, करंट भी B से C आ रही है, देखो आप लोग। फिर चलेंगे हम C से D, तो C से D तो करंट कौन सी है, ये रही I2 प्लस IG, और रेजिस्टेंस कौन सा है, S। ये प्लस का या माइनस का, माइनस का। क्यों, क्योंकि मैं जा रहा हूँ C से D और करंट आ रही है D से C, को करंट इधर आ रही है ना, इसलिए। समझ गए आप लोग। तो C से D जा रहा हूँ, करंट आ रही है D से C, तो ये हो गया। अब D से B करंट तो हो गई IG, और रेजिस्टेंस हो गया G, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि मैं जा रहा हूँ D से B और करंट आ रही है B से D, इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन हो गई। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके जरूर अभी ही देख लेना, दोनों लूप फिर से देख लो। हाँ, तुरंत ही वीडियो को 2-3 मिनट पीछे ले जाओ, तुरंत दोनों लूप कैसे लगाए फिर से देखो। ठीक है, फिर वापस से अब संतुलन की अवस्था में क्या होता है भाई, यानी बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन में ये होता है कि इसमें कोई धारा फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, यानी IG की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो IG की जो वैल्यू 0 है वो पहले एक बार इस इक्वेशन में रख देता हूँ, एक बार इस इक्वेशन में रख देता हूँ। यानी पहले मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 व 3 से, यानी बाई इक्वेशन 1 एंड 3। 1 में IG बराबर 0 रखते हैं, देखो, तो I1P प्लस IG इंटू जी, IG कितना रखना है, 0, तो 0 इंटू जी 0 हो गया, माइनस, यहाँ तो है ही नहीं, I2R बराबर 0, तो I1P इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, I2R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब मैं करूँगा 2 और 3 से, ये 3 वाली वैल्यू 2 में रखूँगा, यानी समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से इसमें IG बराबर 0 रखते हैं, तो I1 माइनस 0, तो I1 ही तो बचा, इंटू Q माइनस I2 प्लस 0, कितना हुआ I2, और S अपनी जगह, और ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि IG की वैल्यू 0 है, माइनस 0 बराबर 0, तो I1Q, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा I2S, इक्वेशन 5। ये पहली इक्वेशन कहाँ से आई, इसमें लूप लगाया, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आई, इसमें लूप लगाया, फिर IG 0 होता है, हमें पता है संतुलन की अवस्था में, जब भी तो ब्रिज संतुलित होगा। अब ये IG की वैल्यू 0 पहले एक बार इसमें रखनी है तो चौथी इक्वेशन आ जाएगी, ये एक बार इसमें रखनी है तो पांचवी आ जाएगी। अब चौथी में पांचवी का डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5। तो 4 की LHS क्या है, I1P अपॉन पांचवी की LHS I1Q, चौथी की RHS क्या है, I2R, और पांचवी की RHS क्या है, I2S। I2 कट गया, I1 कट गया, और हमारा प्यारा सा आंसर हमारे पास में आ गया, P बटा Q बराबर R बटा S। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और अगला वीडियो तुरंत ही देख लो मीटर से, तो पहले इसका रिवीजन करना तुरंत, नोट्स में से भी और इधर से भी, ठीक है, 2-3 बार, फिर मीटर से तो देखना, वो बहुत ही भयंकर टॉपिक है। ओके, थैंक यू।